जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का यह चौथा क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, इससे एक प्रैक्टिकल रहने की भी संभावना है। आपको थ्योरी पता होगा तो आप आसानी से प्रैक्टिकल भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन इसमें बहुत प्रकार से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन को साझेदारी फर्म के समापन से क्या आशय है, फर्म के समापन से आप क्या समझते हैं, किस स्थिति में फर्म का समापन होता है, अनिवार्य समापन क्या होता है, ठीक है, कौन सी प्रविष्टियाँ की जाती हैं, गान वर्सेस मरे विवाद क्या था। तो इन सभी बातों को इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, साझेदारी फर्म का समापन का मतलब होता है व्यवसाय का बंद हो जाना। सिंपल सा इसमें समझेंगे, दो तीन टर्म है। एक होता है साझेदारी का समापन। तो साझेदारी का समापन का मतलब होता है संबंध में परिवर्तन। टर्म पे ध्यान दीजिए, साझेदारी का समापन मतलब टर्म में परिवर्तन, जो उनका एग्रीमेंट है उसको चेंज किया, ठीक है ना, उसमें साझेदारी का समापन होता है। लेकिन जब फर्म का समापन आ जाए, इसका मतलब हो गया व्यवसाय क्या होगा, बंद हो जाएगा, संपत्तियों को बेच दिया जाएगा, संबंध विच्छेद हो जाएगा साझेदारों के बीच में। तो इन सब घटनाओं के बाद साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। चलिए देखिए, जब सभी साझेदारों का आपस में संबंध क्या होता है, विच्छेद हो जाता है, संबंध विच्छेद में टूट जाना, तब फर्म का कारोबार बंद हो जाता है, तो इसे फर्म का विघटन कहते हैं। फर्म का विघटन, साझेदारी का विघटन में क्या होता है, संबंध टूटता नहीं है, संबंध में परिवर्तन होता है। सपोज कीजिए पहले लाभ हानि ए और बी और सी 3:2:1 के अनुपात में बांटते थे, लेकिन अब इन्होंने निर्णय लिया जो अब लाभ हानि को 1:1:1 में बांटेंगे। मतलब संबंध में क्या हुआ, यहाँ पे परिवर्तन हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं साझेदारी का समापन, साझेदारी का विघटन, ठीक है, या साझेदारी का पुनर्गठन, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपस में विवाद हो गया, ए बी सी ने कहा अब व्यवसाय हम यहाँ पे नहीं चलाएंगे, चलो बंद करो फर्म को, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्म का विघटन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग थोड़ा कमेंट के थ्रू बताइएगा हम जो आपको समझा रहे हैं उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, वैसे ही मैं अपना टाइम ख़राब कर रहा हूँ। तो एक बार आप कमेंट के जरिए बताइएगा जो आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, आपको कुछ मदद मिल रहा है, आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप एक बार हमको बताइएगा। ठीक है, अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तब तो मेरा जो प्रयास है, मेरा जो समय जा रहा है सार्थक है। ठीक है, एक बार आप बताइएगा। कमेंट और लाइक से क्या होता है, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जो नहीं आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा है तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। एक फर्म के समस्त साझेदारों के मध्य साझेदारी का विघटन फर्म का विघटन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि साझेदारी के विघटन होने पर साझेदारी फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं है। देखिए, साझेदारी के विघटन होने पर फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है, लेकिन जब साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है तो साझेदारी का अनिवार्य रूप से समापन हो जाता है। जैसे किसी साझेदार की मृत्यु या पृथक होने अथवा निकाल दिए जाने पर शेष सभी साझेदार कार्य कर रहे हो, तो इससे फर्म का विघटन नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे साझेदारी की समाप्ति मानी जाएगी। वह साझेदारी समाप्ति जो पहले चल रहा था, यानी कि पुराने साझेदारी का अंत होता है और नए साझेदारी का प्रारंभ होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किन परिस्थिति में साझेदारी फर्म का विघटन होता है। पहला, ठहराव के अनुसार कोई समझौता हुआ हो, उस समझौता के आधार पर अनुबंध को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, पहले जो एग्रीमेंट हुआ होगा, जो समझौता हुआ होगा, उस जो हमको 5 साल व्यवसाय चलाना है, हमको 3 साल व्यवसाय चलाना है, तो उस ठहराव के आधार पर फर्म का समापन हो सकता है। आगे है दूसरा है अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन जो होता है, इसमें फर्म के साझेदार का कोई मन नहीं होता, उनका कोई इच्छा नहीं होता है, लेकिन उनको फर्म बंद करना ही पड़ेगा। उसके लिए 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन है यदि सभी साझेदार या एक को छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो गया हो। ध्यान से सुनिए, अनिवार्य समापन ऐसा भी पूछ देता है किस परिस्थिति में फर्म का अनिवार्य समापन होता है। तो अनिवार्य समापन कब होगा, तो अनिवार्य समापन तब होगा जब सभी साझेदार दिवालिया हो रहा हो या एक को छोड़कर सभी। अगर 4 साझेदार है तो 4 के 4 दिवालिया हो रहा हो, नहीं तो कम से कम 3 साझेदार दिवालिया हो। अनिवार्य समापन की बात कर रहा हूँ। एक साझेदार दिवालिया होगा फिर भी फर्म का समापन हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य समापन नहीं होगा। चाहे तो बाकी जो बचे साझेदार हैं 3, 2, वो फर्म को चला सकता है, लेकिन अगर 2 ही साझेदार है,
एक दिवालिया हो जाएगा तो एक ही बचा ना, तो एक को छोड़कर बाकी दिवालिया हो गया तो फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा। 5 साझेदार हैं, एक दिवालिया हो गया तो फर्म का समापन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन 5 है, 5 दिवालिया हो गया, फर्म का अनिवार्य समापन है हो जाएगा। 5 साझेदार है, 4 दिवालिया हो गया, फर्म का अनिवार्य समापन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा है कोई ऐसा घटना घटित होना जिसके कारण फर्म के व्यापार को चलाना या साझेदारी द्वारा फर्म को साझेदारी में चलाना अवैध हो जाता है। मतलब कानूनन रूप से फर्म अवैध हो जाए। ठीक है, अवैध मतलब कानून के दृष्टिकोण से गलत व्यापार। तो किसी आप बोलिएगा, समझिएगा ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, आप लोगों को पता होगा जो बिहार में अभी शराबबंदी है। पहले जो कोई शराब का व्यापार कर रहा होगा तो अचानक जो फैसला लिया गया नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराब नहीं बिकेगा तो उनका व्यवसाय क्या हो गया, आज बंद करना ही पड़ेगा। उनका इच्छा नहीं है फिर भी बंद करना पड़ेगा, यही होता है अनिवार्य। आगे सूचना देकर साझेदारी ऐच्छिक है, कोई साझेदार फर्म को भंग करने के लिए अपने निश्चय की लिखित सूचना देकर फर्म को भंग कर सकते हैं। कोई आकस्मिक घटना हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर न्यायालय द्वारा समापन हो जाएगा। ठीक है, उसमें आता है कोई साझेदार पागल हो जाए, कोई वाद प्रस्तुत हो जाए, ठीक है, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए फर्म में। ठीक है, तो इस सब परिस्थिति में साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ गार्नर वर्सेस मर्रे विवाद क्या था। देखिए, इंग्लैंड की घटना है, 3 साझेदार थे, गार्नर मर्रे। क्वेश्चन तो पूछता है गार्नर मर्रे विवाद क्या था, लेकिन उस विवाद में एक और साझेदार थे जिनका नाम था विक्लिंस। गार्नर, मर्रे और विक्लिंस। क्या हुआ, तो पहले एक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तीनों का जो लाभ विभाजन अनुपात था वो समान था। गार्नर, मर्रे और विक्लिंस तीनों का जो लाभ विभाजन अनुपात था वो था 1:1:1। और हुआ क्या, तो और पूंजी था और समान। गार्नर का बहुत अधिक पूंजी था, मर्रे का उससे बहुत कम था और विक्लिंस का और कम था। तो पूंजी और समान थी और लाभ विभाजन अनुपात क्या था, तो समान था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। हुआ क्या, तो विक्लिंस दिवालिया हो गया। मैं आपको समझा रहा हूँ स्टोरी, सुन लीजिए। विक्लिंस क्या हो गया, दिवालिया हो गया। तो जो साझेदार दिवालिया हो जाता है, दिवालिया कब होता है, जब उसके सभी संपत्तियों का योग उनके दायित्व से कम हो जाए, यानी कि कर्जा ज्यादा हो जाए और संपत्ति कम हो जाए। किसी व्यक्ति का कर्जा 5 लाख, उसके सभी संपत्ति क्या है, सबको जोड़कर 3 लाख। 5 लाख रुपया उनका कर्जा, 3 लाख रुपया उनका, 5 लाख रुपया कर्जा, 4,90,000 रुपया संपत्ति। तो यहाँ पे 10,000 रुपया से क्या हो गया, दिवालिया हो गया, क्योंकि उनका एसेट का मूल्य कम हो गया। अब देखिए, तो 10,000 रुपया से दिवालिया हो गया। 10,000 रुपया किसी न किसी तरह से उन्हें पूरा करना है। कौन करेगा पूरा, तो जो साझेदार दिवालिया नहीं हुआ, यानी कि सक्षम साझेदार। यहाँ भी वही हुआ था, विक्लिंस दिवालिया हो गया। विक्लिंस का जो पूंजी कमा वो गार्नर और मर्रे को देना था, तो गार्नर और मर्रे को देना था। इससे पहले क्या था नियम, ये पूंजी की कमी को बांटने का लाभ विभाजन अनुपात में। लाभ विभाजन अनुपात था समान, तो समान रूप से गार्नर और मर्रे ने क्या किया, बांट लिया। आधा गार्नर ले लिया और आधा मर्रे, उसके पूंजी की कमी को। तो इससे क्या हो गया, इन दोनों को लॉस हो गया। आपको मैं पहले ही बता दिया था, गार्नर का पूंजी अधिक था और मर्रे का पूंजी कम था। इससे हुआ क्या, तो मर्रे भी दिवालिया हो गया। विक्लिंस के पूंजी की कमी को वहन करने के कारण मर्रे भी दिवालिया हो गया। मर्रे बोला नहीं, ऐसा संभव नहीं है, मैं इसको अब नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं खुद के वजह से तो दिवालिया नहीं हुआ हूँ, मैं हुआ हूँ किसके वजह से, विक्लिंस की वजह से। उन्होंने जाके कोर्ट में, न्यायालय में केस कर दिया। न्यायालय में जज थे जोयस। यह घटना है 1903 की। ठीक है, उन्होंने सभी बात को सुना और सुनने के बाद कहा नहीं, मर्रे का जो विचार है, मर्रे का जो कहना है वह बिल्कुल सही है। मर्रे दिवालिया नहीं होगा, मर्रे विक्लिंस की वजह से दिवालिया हो रहा है, तो हम इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। हम ऐसा युक्ति करते हैं, ऐसा उपाय करते हैं जिससे किसी दिवालिया साझेदार की वजह से कोई साझेदार दिवालिया नहीं होगा। तो आपको अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जो ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने नियम को ही थोड़ा चेंज कर दिया। चलिए देखते हैं नियम क्या था। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार विभिन्न अनुबंध के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया होने पर फर्म का अंत हो जाता है।
अतः जब एक साझेदारी फर्म का अंत किसी साझेदारी, चलिए ये छोड़िए, आपको कहानी पता ही हो गया होगा। वहां पे देखिए दिया हुआ है गार्डनर मरे विक्लिंस तीनों इंग्लैंड के फर्म साझेदारों की पूंजी असमान थी, लाभानी समान था। 1900 घटना विघटन हुआ। फिर ये सब आपको ये पूंजी की देखिए, गार्डनर का पूंजी कितना था 2500 पाउंड, मर्रे का 314, विक्लिंस का 163, कितना असमान था। ठीक है, विक्लिंस दिवालिया होगा, कुछ राशि देने के लिए योग्य नहीं था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। निर्णय उसमें ये दिया गया था, जो दिवालिया साझेदार पूंजी की कमी को, दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को सक्षम साझेदार लाभ हानि अनुपात में नहीं बांटेंगे, पूंजी अनुपात में बांटेंगे। पूंजी अनुपात में बांटने से यह होता है जिसका पूंजी ज्यादा होगा वो लॉस ज्यादा लेगा, जिसका पूंजी कम होगा वो लॉस कम लेगा। इससे क्या होगा, तो उसके वजह से कोई साझेदार दिवालिया नहीं होगा। ठीक है, एक निर्णय ये आया, बहुत अच्छा निर्णय था। दूसरा निर्णय क्या दिया, तो जो सक्षम साझेदार हैं वो रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाएंगे, जो सक्षम साझेदार हैं रियलाइजेशन लॉस को नगद में लाएंगे। तो गार्डनर मरे विवाद में दो निर्णय दिया गया था। पहला निर्णय दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को सक्षम साझेदार पूंजी अनुपात में बांटेंगे, ना कि लाभ हानि अनुपात में। और दूसरा था क्या, दूसरा था जो नगद में लाएंगे रियलाइजेशन लॉस को। अब इसमें क्वेश्चन रहता है जो भारत में ये कहाँ तक लागू होता है, तो भारत में पहला नियम को तो मान लिया गया, जो दिवालिया साझेदार के पूंजी की कमी को सक्षम साझेदार पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, लेकिन दूसरा नियम को भारत में नहीं माना। बोला नहीं, पैसा वो लाएगा फिर बाद में वही लेकर जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो लास्ट में साझेदार पैसा ले जाते हैं, तो एक बार वो लाएगा उसका एंट्री करो, फिर वो ले जाएगा उसका एंट्री करो, तो बार बार एंट्री करना, तो इतना झंझट मोल लेने से क्या फायदा। तो हम क्या करते हैं, तो पहला को मान लेते हैं, पहला निर्णय को। जो अच्छा चीज होता है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, जो बुरा चीज होता है जिसका है उन्हीं के पास छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है अभी के समय में, जो बुरा चीज होता है आदमी उसको कॉपी कर लेता है और अच्छा चीज को छोड़ देता है। तो आपको भी ऐसा नहीं करना है, आपको भी अच्छाई को एक्सेप्ट करना है, बुराई को छोड़ना है। तो यह क्वेश्चंस भी अब कंप्लीट हो गया। बहुत जल्द अगला क्वेश्चन अपलोड करें, तब तक इन सभी वीडियो को देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद।